नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे मास्टरिंग पावर पॉइंट फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस पर, जो कि हमारे आज के नोट्स का विषय है। ये एक ऐसी विस्तृत चर्चा है जो अकादमिक दुनिया में शोध और उसे प्रस्तुत करने के तरीके को पूरी तरह से एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। मतलब अक्सर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को केवल एक साधारण सा सॉफ्टवेयर मान लेते हैं, है ना, जहां बस कुछ तस्वीरें और टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर लोग इसे बस एक डिजिटल बोर्ड समझते हैं। लेकिन असल में ये सॉफ्टवेयर कच्चे डेटा और दर्शकों की समझ के बीच का एक बेहद महत्वपूर्ण सेतु है, या कह लें एक पुल है। बिल्कुल। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य इसी विषय की गहराई में उतरना है। ये समझना है कि कैसे जटिल वैज्ञानिक डेटा को विजुअल्स, चार्ट्स और एक बेहतरीन ढांचे के माध्यम से बिल्कुल सरल और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले इस पुल वाले रूपक की ही बात करते हैं। ये विषय अकादमिक दुनिया से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, विशेष रूप से जब हम पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की बात कर रहे हों, क्योंकि पीजी स्तर पर अकादमिक टीचिंग, रिसर्च, सेमिनार्स और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का जो मानक है वो बहुत ऊंचा होता है। हाँ, वहाँ आप सिर्फ साधारण स्लाइड से काम नहीं चला सकते। एकदम सही। जब कोई शोधकर्ता किसी बड़े मंच पर अपना शोध प्रस्तुत कर रहा होता है, जैसे डिसर्टेशन डिफेंस हो गया, तो उसके पास सिर्फ डेटा नहीं होता, उस डेटा की कहानी को समझाने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। अक्सर लोग बहुत बेहतरीन रिसर्च करते हैं, लेकिन उसे सही से प्रस्तुत न कर पाने के कारण उनका काम छुप जाता है। बिल्कुल। पावर पॉइंट ही वो माध्यम है जो उन जटिल विचारों को एक स्पष्ट, तार्किक और प्रभावशाली कहानी में बदलता है। आज का हमारा विश्लेषण इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे एक साधारण पीपीटी को एक विश्व स्तरीय अकादमिक प्रेजेंटेशन में बदला जा सकता है। शुरुआत में जो हमने सेतु या पुल के रूपक का जिक्र किया, वो मुझे काफी दिलचस्प लगता है। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ कच्चा डेटा और जटिल नंबरों का एक बड़ा सा पहाड़ है, और बीच में एक गहरी खाई है। हाँ। और दूसरी तरफ दर्शक हैं। हाँ। दूसरी तरफ बैठे हैं दर्शक, जिन्हें वो डेटा समझना है। अगर सीधे वो कच्चा डेटा दर्शकों की तरफ फेंक दिया जाए तो वो खाई में गिर जाएगा, या फिर उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। तो क्या ये पावर पॉइंट ही वो टूल है जो इस खाई पर एक सुरक्षित पुल बनाता है? बिल्कुल, ये पुल वाला रूपक बहुत ही सटीक है। अकादमिक जीवन में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए, जब पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी किसी राष्ट्रीय सेमिनार में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करते हैं, तो उनके पास मौजूद जानकारी बेहद तकनीकी होती है। सामने बैठे प्रोफेसर्स को वो बात तभी समझ आएगी जब वो पुल मजबूत हो। और उस पुल की मजबूती किन चीजों पर निर्भर करती है? किसी भी प्रेजेंटेशन के प्रभाव के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला है विषय की स्पष्टता या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यानी बात कितनी आसानी से समझ आ रही है। दूसरा है दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना या ऑडियंस एंगेजमेंट, ताकि लोग बोर ना हो, क्योंकि साइंस सेमिनार्स कई बार बहुत लंबे और नीरस हो सकते हैं। सही कहा। और तीसरा स्तंभ है प्रोफेशनल रूप देना, जिससे आपके काम में गंभीरता झलके। अगर ये पुल ठीक से नहीं बना है तो बेहतरीन से बेहतरीन साइंटिफिक रिसर्च भी अपना प्रभाव पूरी तरह से खो देती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि बिना प्रोफेशनलिज्म के अच्छी रिसर्च भी फीकी पड़ सकती है। अब अगर किसी को ये पुल बनाना है तो उसे अपने उपकरणों की समझ तो होनी ही चाहिए। तो आइए पावर पॉइंट के कमांड सेंटर यानी इसके इंटरफेस को थोड़ा समझते हैं। जब सॉफ्टवेयर को पहली बार ओपन किया जाता है तो स्क्रीन पर बहुत सारे विकल्प दिखते हैं। इस पूरी एनाटॉमी में सबसे ज्यादा काम की चीज क्या होती है? इस पूरी एनाटॉमी में जो सबसे शक्तिशाली हिस्सा है उसे रिबन कहा जाता है। इसे टूल्स का संदूक कहना गलत नहीं होगा। टूल्स का संदूक बहुत बढ़िया नाम है। हाँ, क्योंकि इसी रिबन में सारे कमांड्स और फीचर्स छुपे होते हैं। चाहे टेक्स्ट को नया आकार देना हो, कोई डायग्राम डालना हो, या पूरी स्लाइड का डिजाइन ही क्यों ना बदलना हो। इसके अलावा स्क्रीन के बाईं ओर स्लाइड्स पेन होता है, जो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का क्रम दिखाता है। और बीच में वो बड़ा सा खाली हिस्सा होता है। बिल्कुल, बीच में एक बहुत बड़ा स्लाइड एरिया होता है, जिसे एडिटिंग वर्कस्पेस कहते हैं। यही मुख्य काम किया जाता है। लेकिन इन सबके बीच एक बहुत ही खास जगह होती है जो स्क्रीन के बिल्कुल नीचे होती है, नोट्स पेन। अच्छा, नोट्स पेन। हाँ, ये स्पीकर नोट्स लिखने की जगह है, और इसे समझना किसी भी प्रस्तुतकर्ता के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। उस नोट्स पेन के बारे में तो आगे चलकर हमें काफी गहराई से चर्चा करनी होगी, क्योंकि वो सच में मुझे एक गुप्त हथियार की तरह लग रहा है। लेकिन उससे पहले मेरा एक बुनियादी सवाल है।
जब कोई नई स्लाइड बनाई जाती है तो उसमें जानकारी को किस क्रम में रखा जाना चाहिए? क्या हम बस कहीं भी टेक्स्ट और कहीं भी तस्वीरें डाल सकते हैं? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि एक रिसर्च पीपीटी का सही क्रम बिल्कुल एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर के ढांचे जैसा होना चाहिए। जैसे किसी इंटरनेशनल जर्नल में पेपर पब्लिश करते समय एक निश्चित क्रम का पालन किया जाता है, वैसे ही स्लाइड्स का भी एक लॉजिकल फ्लो या तार्किक प्रवाह होना चाहिए। तो मतलब इसकी शुरुआत भी इंट्रोडक्शन से ही होगी? एकदम सही। शुरुआत इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू से होनी चाहिए ताकि दर्शकों को विषय की पूरी पृष्ठभूमि समझ आए। उसके बाद उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स स्पष्ट होने चाहिए। फिर मटेरियल्स और मेथड्स का हिस्सा आता है जो बताता है कि शोध कैसे किया गया। और फिर अंत में नतीजे। हाँ, इसके बाद रिजल्ट्स और डिस्कशन में परिणामों पर चर्चा होती है और अंत में एक कंक्लूजन और रेफरेंसेस दिए जाते हैं। ये कोई मनमाना क्रम नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय इसी तरीके से जानकारी को प्रोसेस करने का आदी है। अगर इस लॉजिकल फ्लो को तोड़कर कोई सीधे परिणामों पर आ जाए तो दर्शक पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे। ये तो बहुत तार्किक है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंसेज या किसी भी विस्तृत शोध में तो बहुत सारा डेटा और लंबी लंबी परिभाषाएं होती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। अगर कोई शोधकर्ता अपनी स्लाइड पर किसी प्रक्रिया को समझाना चाहता है, तो वो कितना टेक्स्ट लिख सकता है? कई बार सेमिनार्स में ऐसी स्लाइड्स देखने को मिलती हैं जो ऊपर से नीचे तक मतलब सिर्फ और सिर्फ शब्दों से भरी होती हैं। और वो किसी भी प्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी गलती होती है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए टेक्स्ट की कला, या जिसे हम 6x6 नियम, द 6x6 रूल कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। द 6x6 रूल, ये क्या है? ये नियम बहुत स्पष्ट है। एक स्लाइड पर अधिकतम 6 लाइनें होनी चाहिए और हर लाइन में अधिकतम 6 शब्द होने चाहिए। बस 6 लाइनें और 6 शब्द? हाँ, इसका सीधा सा सिद्धांत है, कम शब्द ज्यादा प्रभाव। स्लाइड पर पूरा का पूरा पैराग्राफ चिपका देना दर्शकों के साथ एक तरह की ज्यादती है। लेकिन अगर हम इसे किसी आलोचक के नजरिए से देखें, तो कोई कह सकता है कि एक जटिल बायोलॉजिकल प्रक्रिया को सिर्फ 6 लाइनों में कैसे समेटा जा सकता है? क्या ये नियम वास्तव में हर जगह व्यवहारिक रूप से लागू हो सकता है? ये सवाल बहुत लाजमी है। अगर हम इसे मानव मनोविज्ञान और सीखने की प्रक्रिया से जोड़कर देखें, तो समझ आएगा कि ऐसा क्यों है। जब दर्शक स्क्रीन पर 500 शब्दों का पूरा निबंध देखते हैं, तो उनका दिमाग एक साथ 2 काम नहीं कर सकता। मतलब वे या तो सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, वे या तो उस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं या फिर प्रस्तुतकर्ता को सुन सकते हैं। अक्सर वे पढ़ना शुरू कर देते हैं और उस दौरान जो बोला जा रहा होता है वो अनसुना हो जाता है। इसीलिए लंबे पैराग्राफ की जगह छोटे बुलेट पॉइंट्स का सहारा लेना चाहिए। तो स्लाइड का काम क्या है फिर? स्लाइड का काम स्पीकर के बोले गए शब्दों का समर्थन करना है, न कि स्क्रीन पर खड़े होकर किताब की तरह खुद को पढ़वाना। अगर कोई परिभाषा बहुत लंबी है तो मुख्य कीवर्ड्स को स्लाइड पर रखें और बाकी बातें खुद समझाएं। ये बहुत ही शानदार विचार है। स्लाइड वक्ता की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि उसका साथ देने के लिए है। अब अगर स्लाइड से टेक्स्ट कम किया जा रहा है, तो जाहिर है उस खाली जगह को भरने के लिए कुछ विजुअल्स की जरूरत पड़ेगी। यहीं पर साइंटिफिक डेटा विजुअलाइजेशन का महत्व सामने आता है। जब नंबर्स और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की बात आती है, तो टेबल्स और चार्ट्स के बीच चुनाव कैसे किया जाए? ये एक बहुत ही क्रिटिकल फैसला होता है। टेबल्स का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब एक्सपेरिमेंटल डेटा, सांख्यिकीय सारांश या 2 चीजों के बीच सीधा तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरिजन दिखाना हो। जहां सटीक नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो, वहां टेबल काम आती है। लेकिन दूसरी तरफ चार्ट्स और ग्राफ्स का अपना अलग ही विज्ञान है। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी भी डेटा के लिए हम कोई भी ग्राफ इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब पाई चार्ट देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो क्या उसे हर जगह लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सही ग्राफ चुनना ही विजुअलाइजेशन की असली कला है। अगर किसी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण दिखाना है, जैसे मान लीजिए एक जंगल में अलग-अलग प्रजातियों का प्रतिशत दिखाना है, तो बार चार्ट या पाई चार्ट सबसे उपयुक्त है। और अगर समय के साथ कोई बदलाव दिखाना हो तो? बहुत बढ़िया सवाल है। अगर समय के साथ कोई ट्रेंड दिखाना है, मान लीजिए कि 24 घंटे में किसी एंजाइम की गतिविधि कैसे बदल रही है, तो वहां पाई चार्ट बिल्कुल काम नहीं करेगा। वहां लाइन प्लॉट या स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करना चाहिए। गलत ग्राफ का चुनाव सही डेटा को भी पूरी तरह से गलत अर्थ दे सकता है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। इसके अलावा इमेजेस और स्मार्ट आर्ट का भी जिक्र आता है। सिर्फ ग्राफ्स ही नहीं, तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। लेकिन तस्वीरों का उपयोग करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी इमेज इस्तेमाल की जाए
वो हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। हाँ, कई बार तस्वीरें बहुत धुंधली होती हैं। वही मैं कह रहा हूँ। अक्सर छोटे लैपटॉप पर तस्वीर अच्छी लगती है, लेकिन जब उसे सेमिनार हॉल की बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखाया जाता है तो वो पिक्सेलेट या धुंधली हो जाती है। ये बहुत गैर पेशेवर लगता है। दूसरी बात, स्लाइड पर बहुत सारी इमेजेस की भीड़ जमा करने से बचना चाहिए। ओवरक्राउडिंग से स्लाइड बहुत अस्त व्यस्त हो जाती है और मुख्य संदेश खो जाता है। और ये जो स्मार्ट आर्ट है, इसका क्या रोल है? बायोलॉजिकल साइंसेज में तो जटिल प्रक्रियाओं की भरमार होती है। बायोलॉजिकल साइंसेज में स्मार्ट आर्ट कोई सजावट की चीज नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। उदाहरण के लिए, सेल के अंदर चलने वाले किसी जटिल मेटाबॉलिक साइकिल या बायोलॉजिकल पाथवेज को समझाना हो, अगर उन प्रक्रियाओं को सिर्फ टेक्स्ट में लिखा जाए तो वो बहुत नीरस हो जाएगा। हाँ, वो याद रखना भी मुश्किल होगा। बिल्कुल। स्मार्ट आर्ट के जरिए फ्लो चार्ट्स और हायरार्कीज बनाकर उन प्रक्रियाओं को विजुअली इस तरह से पेश किया जा सकता है कि दर्शकों के दिमाग में उस साइकिल की एक स्पष्ट तस्वीर छप जाए। एक कदम और आगे बढ़ते हुए मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल भी तो प्रेजेंटेशन को बहुत प्रभावी बना सकता है। हाँ, अगर किसी शोधकर्ता ने लैब में कोई नया प्रयोग किया है तो सिर्फ उसके नतीजे बताने के बजाय उस प्रयोग का एक छोटा वीडियो स्लाइड में दिखा देना कितना प्रभावशाली हो सकता है। मल्टीमीडिया किसी भी शोध को लाइव एविडेंस या प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है। जब दर्शक अपनी आंखों के सामने सेल डिवीजन का माइक्रोस्कोपिक वीडियो या किसी केमिकल रिएक्शन को होते हुए देखते हैं तो उनका विश्वास शोधकर्ता के निष्कर्षों पर और भी मजबूत हो जाता है। और शायद वे ज्यादा कनेक्ट भी कर पाते हैं। बिल्कुल। या फिर किसी बड़े साइंटिस्ट के लेक्चर का कोई छोटा सा ऑडियो क्लिप सुनाना आपके तर्क को बहुत वजन देता है, लेकिन हाँ, इसका उपयोग बहुत संयम के साथ होना चाहिए। संयम से मतलब ज्यादा वीडियो नहीं? हाँ, अगर हर दूसरी स्लाइड पर वीडियो चलने लगे तो प्रेजेंटेशन किसी फिल्म की तरह लगने लगेगा और मुख्य विषय से ध्यान पूरी तरह भटक जाएगा। बिल्कुल, संतुलन ही कुंजी है। अब इस चर्चा के सबसे कलात्मक हिस्से की ओर चलते हैं, प्रोफेशनलिज्म, रंग और डिजाइन विज्ञान। एक एकेडमिक आर्किटेक्ट की तरह स्लाइड कैसे डिजाइन की जाती है? थीम्स और स्लाइड मास्टर जैसे टूल्स यहाँ कैसे मदद करते हैं? स्लाइड मास्टर वास्तव में एक प्रोफेशनल की असली पहचान है। इसे आप प्रेजेंटेशन की डीएनए की तरह समझ सकते हैं। डीएनए की तरह? हाँ, अगर ये सुनिश्चित करना हो कि एक 50 स्लाइड की प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड के कोने में यूनिवर्सिटी का लोगो हो और हर टाइटल का फॉन्ट एकदम समान हो, तो इसे मैन्युअली करना बेवकूफ़ी होगी। उसमें तो घंटों लग जाएंगे। वही तो, इसमें बहुत समय बर्बाद होगा। व्यू टैब में जाकर स्लाइड मास्टर का उपयोग करने से आप एक बार मास्टर स्लाइड पर बदलाव करते हैं और वो पूरे प्रेजेंटेशन में स्वतः लागू हो जाता है। इससे एक बेहतरीन प्रोफेशनल कंसिस्टेंसी या एकरूपता आती है, जो पीजी स्तर के प्रेजेंटेशंस में बहुत जरूरी है। एकरूपता के साथ साथ टाइपोग्राफी और कलर साइंस भी तो आते हैं। कई बार सेमिनार्स में ऐसा देखने को मिलता है कि पीले रंग के बैकग्राउंड पर नीले रंग से कुछ लिखा होता है, जिसे देखकर सच में आंखों में दर्द होने लगता है। ऐसे में फॉन्ट और रंगों का चुनाव कैसे किया जाना चाहिए? यहाँ डिजाइन साइंस के कुछ सख्त नियम लागू होते हैं। सबसे पहले फॉन्ट साइज की बात करें। टाइटल का साइज 32 से 44 पॉइंट के बीच होना चाहिए और मुख्य कंटेंट का साइज 24 से 32 पॉइंट के बीच। मतलब फॉन्ट काफी बड़ा होना चाहिए? हाँ, ताकि पीछे बैठे लोगों को भी दिखे। फॉन्ट का प्रकार भी ऐसा होना चाहिए जो दूर से आसानी से पढ़ा जा सके, जैसे कैलिब्री, एरियल या टाइम्स न्यू रोमन। कर्सिव या सजावटी फॉन्ट्स अकादमिक सेटिंग्स में बिल्कुल वर्जित हैं। और रंगों के बारे में क्या नियम है? रंगों के मामले में हमेशा हाई कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करना चाहिए। गहरे बैकग्राउंड पर हल्का टेक्स्ट या हल्के बैकग्राउंड पर गहरा टेक्स्ट। बहुत अधिक रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए। मुख्य प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, पढ़ने में आसानी या रीडेबिलिटी। अगर पीछे की सीट पर बैठा व्यक्ति आपका डेटा नहीं पढ़ पा रहा है तो आपकी महीनों की रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। बहुत सही बात कही आपने। इसी डिजाइन विज्ञान का एक और पहलू है एनिमेशन और ट्रांजिशन। कुछ लोगों को शब्दों को स्क्रीन पर उछलते हुए या उड़ते हुए लाना बहुत पसंद होता है। क्या सीरियस रिसर्च प्रेजेंटेशन में इन चीजों की कोई जगह होती है? बिल्कुल नहीं। गंभीर अकादमिक माहौल में हर लाइन के साथ नए साउंड इफेक्ट और एनिमेशन लगाना बहुत ही बचकाना लगता है। यहाँ नियम है, कम एनिमेशन, ज्यादा प्रोफेशनल। तो क्या हमें बिल्कुल एनिमेशन नहीं यूज करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सिर्फ तब जब किसी विशेष पॉइंट को क्रमिक रूप से यानी स्टेप बाय स्टेप हाईलाइट करना हो। इसके लिए मोशन विद मीनिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए और स्लाइड्स के बीच स्मूथ फ्लो के लिए यूनिफॉर्म ट्रांजिशन सिलेक्ट करने चाहिए, जैसे फेड या वाइप। मतलब पूरी प्रेजेंटेशन में एक ही तरह का ट्रांजिशन हो? हाँ,
पूरी प्रेजेंटेशन में एक ही तरह का ट्रांजिशन होना चाहिए ताकि दर्शकों का ध्यान जानकारी पर रहे, ना कि स्क्रीन पर हो रही कलाबाजियों पर। ये डिजाइन और कंटेंट की बात तो पूरी हो गई। अब आते हैं उस दिन पर जब वास्तव में ये सब प्रस्तुत करना होता है, डिलीवरी की तैयारी। शुरुआत में हमने नोट्स पेन की बात की थी, जिसे आपने प्रेजेंटर का रहस्य कहा था। अब यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। वो रहस्य क्या है? वो रहस्य है प्रेजेंटर व्यू। जब लैपटॉप को सेमिनार हॉल के प्रोजेक्टर से जोड़ा जाता है तो ये फीचर एक जादू की तरह काम करता है। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर यानी दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ मुख्य स्लाइड दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन प्रस्तुतकर्ता के सामने जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है, उसमें स्लाइड के साथ साथ अग्नि स्लाइड का प्रीव्यू, टाइमर और सबसे महत्वपूर्ण नोट्स पेन में लिखे गए स्पीकर नोट्स दिखाई देते हैं। ओहो, इसका मतलब है कि कोई भी शोधकर्ता अपनी जटिल साइंटिफिक डेफिनेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशंस या कोई मुश्किल आंकड़े वहां लिखकर रख सकता है और दर्शकों को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, यही वजह है कि स्लाइड पर 6x6 नियम का पालन करना आसान हो जाता है, क्योंकि सारा लंबा टेक्स्ट तो नोट्स पेन में होता है। इससे प्रस्तुतकर्ता को एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलता है। उसे ये डर नहीं रहता कि वो कोई महत्वपूर्ण बिंदु भूल जाएगा। ये तो वाकई एक शानदार टूल है। और स्टेज पर जाने से पहले फाइनल पॉलिशिंग के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्पेल चेक सबसे अनिवार्य कदम है। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक पूरे प्रेजेंटेशन की गंभीरता को खत्म कर सकती है। इसके अलावा रिहर्स टाइमिंग टूल का उपयोग करके पहले से समय का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि सेमिनार्स में समय सीमा बहुत सख्त होती है। और फाइल्स को सेव करने के भी तो अलग तरीके होते हैं ना? हाँ, फाइल को सही फॉर्मेट में सेव करना बहुत जरूरी है। PPTX फॉर्मेट एडिट करने के लिए होता है, लेकिन अगर फाइल किसी और को भेजनी है या किसी दूसरे कंप्यूटर पर चलानी है तो उसे PDF फॉर्मेट में भी सेव कर लेना चाहिए, ताकि फॉन्ट और डिज़ाइन खराब ना हो। और अगर ये कोई ऑनलाइन लेक्चर है तो पावर पॉइंट से सीधे MP4 वीडियो भी बनाई जा सकती है। और डिलीवरी डे यानी प्रेजेंटेशन के दिन कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी तो होते हैं जो प्रस्तुतकर्ता को मंच पर बहुत प्रोफेशनल दिखाते हैं। बार बार माउस ढूंढने से तो ध्यान भंग होता है। सही कहा। मंच पर तकनीकी कमांड्स पर पकड़ होना आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। F5 की दबाने से प्रेजेंटेशन शुरुआत से प्ले हो जाता है, और अगर बीच की किसी स्लाइड से फुल स्क्रीन करना हो तो Shift+ F5 का इस्तेमाल किया जाता है। और स्लाइड्स बदलने के लिए? स्लाइड्स बदलने के लिए एरो कीज सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा किसी विशेष ग्राफ या डेटा को हाईलाइट करने के लिए लेजर पॉइंटर का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब एक शोधकर्ता इन सभी चीजों को सहजता से करता है तो दर्शकों को लगता है कि वो अपने विषय का पूर्ण विशेषज्ञ है। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा से हम कुछ गोल्डन रूल्स या सुनहरे नियम निकालें तो वे क्या होंगे? 3 सबसे अहम नियम हैं। पहला, एक स्लाइड एक विचार या 1 कॉन्सेप्ट पर स्लाइड। एक स्लाइड पर बहुत सारे आइडियाज न ठूंसें। दूसरा, किसी भी डेटा या चित्र का इस्तेमाल करते समय रेफरेंसेस जरूर दें। ये अकादमिक ईमानदारी है। और तीसरा, जटिल डेटा को हमेशा चार्ट्स या ग्राफ्स के माध्यम से समझाएं। और क्या नहीं करना चाहिए? कुछ गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है, जैसे ओवरलोडेड स्लाइड्स बनाना, इतने छोटे फॉन्ट का इस्तेमाल करना जो पढ़ा ही न जाए, और सबसे बड़ी गलती, स्क्रीन की तरफ पीठ करके सीधे स्लाइड से पढ़ना। इन गाइडलाइंस को अपनाकर कोई भी अपने टीचिंग और रिसर्च कम्युनिकेशन को वर्ल्ड क्लास बना सकता है। यह सच में एक आंखें खोलने वाली चर्चा रही। ये साफ हो गया है कि कैसे ये सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रेजेंटेशन टूल नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली अकादमिक हथियार है। हाँ, बताइए। सोचिए, भविष्य में जब हमारे पास 3D होलोग्राफिक प्रेजेंटेशंस या AI द्वारा रियल टाइम में जनरेट की गई स्लाइड्स होंगी, तब क्या कम ही ज्यादा है या लेस इज मोर का ये मूल सिद्धांत तब भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मेरा मानना है कि तकनीक चाहे जितनी बदल जाए, स्पष्ट संचार हमेशा सर्वोपरि रहेगा। तकनीक एडवांस हो सकती है, लेकिन इंसान के दिमाग की जो जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता है वो सीमित ही रहने वाली है। इसलिए संचार में सादगी हमेशा जरूरी रहेगी। माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन एक स्पष्ट संदेश की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। एक बहुत ही शानदार और गहरा विचार। इस नए नजरिए से चीजों को देखना सच में एक दिलचस्प अभ्यास है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।